आवाज नहीं रहा, चालू हो गया अब, है ना। अरे यार तुम हद ही कर दिया मतलब। अरे एक तो बीच में बोला मत करो यार, तुम बहुत बोलते हो यार। हाँ, भगवान का नाम लेना जरूरी होता है, सही बात। गणेश जी के लगाओ भोग, लाओ रे लड्डू लाओ। कल लगा दिए थे। हाँ, गणेश सर के लगाओ और गणेश सर के भोग। अब सुनो रे। हाँ, पहले तो मेरी बात सुनो, रात रात बाद में, है ना। एक तो देखो पढ़ा करो तुम, है ना, ढंग से। नंबर कम आते हैं तुम्हारे, एक तो मज़ा नहीं आ रहा, मतलब है ना, मज़ा नहीं आ रहा। सुनो 160 नंबर लाओ ना, जब मज़ा आए, मतलब 160 155। हाँ चलो, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब। आज हम बात करेंगे जो पराग कण हम जो पढ़े थे लघु बीजाणुधानी के द्वारा क्या हुआ था, मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करी थी और बनाता पराग कण, यानी आवर्त बीजपात में हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। तो जो पराग कण होता है एक प्रकार से हमारे तो बोलते हैं शुक्राणु, पेड़ पौधे में बोलते हैं पराग कण यानी पोलेन ग्रेन यानी लघु बीजाणु। क्या होता है लघु बीजाणु, क्या है उसकी संरचना, ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। और उस पर पाए जाने वाली दो बाह्य चोल होती है, परतें होती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या होती है। तो पराग कण क्या है, तो हेडिंग लिखे आप, हेडिंग लिख सकते हो आप यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। तो ध्यान से देखो, हम पढ़ेंगे पराग कण। इस पराग कण को हम बोल सकते हैं एक प्रकार से लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे तो बोलते हैं पोलेन ग्रेन, ग्रेन यानी दाना, और इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, ठीक है, की संरचना। तो अपना चैप्टर चल रहा है आवर्त बीज पादपों में लैंगिक जनन, और सबसे विकसित जो पादप होते हैं इनकी बात कर रहे हैं, जिनके बीज के ऊपर आवरण होता है, ठीक है। तो आवर्त बीज जब लैंगिक जनन से बात करें, पराग कण यानी लघु बीजाणु की संरचना हम पढ़ेंगे, कैसी संरचना होती है। तो पहले आपको यह बता दें कि पराग कण क्या था। तो आपको याद करो, एक बार वापस या रियलाइज करा दूं थोड़ा बहुत। हमने ये बनी थी MMC, ऐसी खूब सारी बनती है। MMC को बोलते हैं लघु बीजाणु। ये पीछे वाले रियलाइज करा रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका आप जानते हो द्विगुणित है, 2n है। अब ये करेगी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है, तो फर्स्ट और सेकंड, और 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप बनती है 1 सेल से 4 सेल, तो 4 ये बन गई, ठीक है। ऐसे ये बन गए लघु बीजाणु, ऐसे 4 लघु बीजाणु बन गए जिन्हें पराग कण बोलते हैं, और गुणिता रह गई n, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होते ही आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, तो श्योर आधी हो गई। अब ये क्या करेंगे, लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, ये मान लो कि ऐसे अलग हो गए ये, तो इन्हें एक प्रकार से हम बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते हैं, पराग कण, क्या बोलते हैं, पराग कण बोलते हैं, ठीक है। तो ये पराग कण की संरचना क्या है, तो इसके ऊपर क्या है, 2 आवरण बनते हैं, ऐसे परतें बनती है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ऐसे पराग कण अलग हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे, और इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है नर युग्मक। अब एक पराग कण कितने नर युग्मक बनाएगा, 2। कैसे बनाएगा अभी बताएंगे, इससे भी क्वेश्चन आता है। मान लो एक कैसे डिवाइड होता है अभी बता दूंगा, मैं डायग्राम में समझा कर बता दूंगा, ठीक है। तो पराग कण क्या है, तो मैं इसको आप नोट कर सकते हो, जैसे ये बन गया, ये कन्वर्ट हो गया इनमें, ठीक है, लिख सकते हो ना आप। तो ये पोलेन ग्रेन बन गए, ये इसका केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य हो गया, इसको आप लिख सकते हो, लिख लो, इसको बना लो आप, ठीक है। और यहाँ पर 2 एक लाइनें लिख लेना, लिख लो आप, देखो लिख लो। एक एक चीज़ अगर आप समझ कर चलोगे तो कौन सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपके जेट हो, ICR हो, नीट हो, है ना, चाहे RS हो,
उसमें भी बायोलॉजी आती है। RS हो चाहे IAS हो या इसके अलावा मेन जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो उनमें भी इम्पोर्टेंट होता है ये टॉपिक, ठीक है, आवर्त विधि पादपों में। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। तो देखो इसको समझो। तो परागकण क्या है, नोट करने की बात है, ये एक लाइन याद रखना। परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर युग्मकोद्भिद की, नर युग्मकोद्भिद, इसको गैमेटोफाइट बोलते हैं इंग्लिश में, गैमेटोफाइट। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका मतलब आप जानते हो नर युग्मकोद्भिद का मतलब होता है अगुणित अवस्था। अरे तो नर युग्म अगुणित अवस्था नहीं है, परागकण अगुणित तो है, तो ये अगुणित अवस्था है। तो इस लाइन को याद रखना। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका का नाम बताइए, परागकण को कहते हैं। और परागकण की जगह अगर एग्जाम में माइक्रोस्पोर लिखा हुआ आ जाए तो भी बात है। तो इस वर्ड को अलग अलग तरीके से कैसे भी दे सकता है। पोलन ग्रेन लिख सकता है, इसको माइक्रोस्पोर बोल सकता है, कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, यानी लघु बीजाणु। माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु। अब इसको हिंदी में ऐसे नहीं देगा, वो ऐसे लिखेगा लघु बीजाणु को, माइक्रोस्पोर, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, माइक्रोस्पोर। अब हम कन्फ्यूज होता है ये शब्द कहाँ से आ गया, ठीक है। माइक्रोस्पोर कहाँ से, किसको बोलते हैं? अरे माइक्रो यानी लघु छोटा, स्पोर यानी बीजाणु, लघु बीजाणु यानी परागकण, सिंपल सा तरीका, ठीक है। तो लिख लो, इसको नोट करो। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है परागकण। और अब पढ़ेंगे परागकण की जो बाह्य चौल होती है, ठीक है। 2 आवरण होते हैं, इसको लिखो आप। नहीं, बंद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर और लाइनें लिख देता हूँ मैं, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो आया लिख देता हूँ। अलग अलग पुष्पों में अलग अलग पादपों के जो पुष्प होते हैं उन परागकण की संरचना अलग अलग हो सकती है ना। तो अलग अलग पुष्पों यानी अलग अलग पादपों के पुष्पों के परागकण संरचना, रंग, आकार यानी बनावट में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भिन्न भिन्न हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न हो सकते हैं, नोट करना है इसको, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। दूसरी बात, जितने भी आपके नोट, जितने भी नोट लिखाना हो इनको याद रखना है। यही तो कि एग्जाम पूछता है संरचना, तो हम पढ़ लेंगे इनकी, पर क्वेश्चन क्या पूछता है वो लिखो। यही तो क्वेश्चन पूछेगा इनसे। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं बताऊं। जितने भी कीट परागण होता है ना, उनके परागकण एक प्रकार से क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं, है ना। तो कीट परागित वो पीछे जैसे करेंगे जब परागण क्रिया पढ़ेंगे ना, परागण क्रिया जब लिखा दूंगा उनको, परागण अलग से पढ़ेंगे वहाँ जब लिखा दूंगा मैं, है ना। कीट परागित होना उसमें की क्या विशेषताएं होती है वहाँ लिखा दूंगा मैं। तो आप यहाँ यही लिख लो, है ना। वहाँ लिखाऊंगा अलग से वीडियो बनाएंगे उसका, अलग से लिखेंगे। तो ये नोट करें आप, समझ में आएगी ये लाइन। पीछे वाला लिंक करो, कैसे बना था परागकण, MMC कैसे बनी थी, याद आ गया। और यहाँ से लेकिन यहाँ की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। तो कई बार परिभाषा बताऊँ, कई बार क्वेश्चन क्या देता है, उसकी परिभाषा लिख देता है लघु बीजाणु जनन की, और कहते हैं फिर उसमें लिख देता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा तो गुरु बीजाणु जनन हो गया, मेगा क्यों गुरु हो गया ना, मेगा नहीं बड़ा। और लघु बीजाणु जेनेसिस, ऊजेनेसिस, ऐसे वर्ड डाल देता है, परिभाषा लिखकर भी क्वेश्चन को शब्द पूछ लेता है। तो आपको है ना याद रखना है, जो कल लिखवा दिया था हमने। सर आकार की बात में बनावट है ना, आकार, रंग, बनावट में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग आकार के हो सकते हैं, अलग अलग रंग के हो सकते हैं, ठीक है। तो हम नॉर्मली संरचना कैसी होती है वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। लिख लिए। लिख लिए तो आगे चले क्या।
मिटा दो, मिटा दो क्या? तो देखो एक पराग कण की संरचना कैसी होती है, कैसे बना, तो हमने समझ लिए थे ये। तो अभी एक बात करें हम, जैसे ये पराग कण है, ठीक है, और ये इसका केंद्रक हो गया, ठीक है। ऐसे रिक्तिकार अलग अलग होते हैं, मतलब इनको छोड़ो ना, ठीक है। अब समझो एक परागकण की क्या है, क्या प्रोसेस है। देखो ध्यान से, परागकण को जब भी हम देखते हैं तो परागकण नॉर्मल आंखों से भी दिख जाते हैं, क्योंकि बड़े भी होते हैं, ठीक है, नॉर्मल आंखों से भी दिख जाते हैं वैसे, और माइक्रोस्कोप का भी यूज़ कर सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी का भी यूज़ करके भी देख सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है परागकण की संरचना, तो इस परागकण में देखो एक तो होता है बाह्य परत, एक होती है आंतरिक परत। ये जो आपको बाह्य परत दिख रही है उसको बोलते हैं बाह्य चोल। चोल का मतलब होता है आवरण, बाह्य चोल। बाह्य चोल यानी इसे बोलते हैं एक्जाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्जाइन। एक होती है अंदर की ओर, उसे बोलते हैं इंटाइन यानी अंतः चोल। और थोड़ा सा यहाँ पर देखो छिद्र लिख देना, ऐसे छिद्र बीच बीच में, ये कुछ छिद्र बच जाते हैं, जैसे छिद्र जहाँ पर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होता है। तो एक बार अलग से हम डायग्राम बना के ऐसे शो कर सकते हैं। जैसे इस पर है ना स्पोरोपोलिन का जमाव है, ये स्पोरोपोलिन का जमाव है इन छिद्रों को छोड़कर, हाँ। और ये जो पदार्थ बन रखा है ये स्पोरोपोलिन है। स्पोरोपोलिन जो हम लिखे थे कि टेपिटम कोशिका, बताओ कौन सी कोशिका? टेपिटम कोशिका है, स्पोरोपोलिन का निर्माण करती है। और यह है जनन छिद्र, इसे बोलते हैं जर्म पोर। जर्म का मतलब होता है जनन और पोर मतलब छिद्र, जर्म पोर बोलते हैं ना, जनन छिद्र बोलते हैं, और इसे बोलते हैं इंटाइन। आप सुनो ध्यान से, इधर देख लो रे बच्चों, ये बाह्य चोल होती है एक्जाइन। इसकी क्या क्या विशेषता है भी लिखूंगा। अंदर की जो परत होती है उसे अंतचोल बोलते हैं, और ये इसका केंद्रक है, ठीक है। इसका अलग से हम बाद में बताएंगे, पहले इन दोनों परतों के बारे में क्या क्या विशेषता है वो बताऊंगा मैं। ये आप लिख तो सकते हो नाम, तो ये केंद्रक है इसका, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस। अब देखो इधर, बच्चों इधर देखो, सुनो अब इसके बारे में विशेषता देखो, क्या क्या विशेषता होती है। इसकी विशेषता देखो रे, यही लिख रहा हूँ मैं इसकी विशेषता, आप अपने हिसाब से ये लिखकर नीचे लिख लेना, ठीक है, कैसे भी। आप समझो बाह्य चोल क्या होता है। बाह्य चोल की बात करें तो बाह्य चोल की बात करें तो आपको देखो ये नियमित नहीं है, खुरदरी है, अनियमित है। एक तो नियमित मतलब सपाट सतह हो, प्लेन सतह हो, जब तो नियमित बोलते हैं। अनियमित शब्द बोलते हैं मतलब खुरदरी है, रफ सतह है, तो ये अनियमित सतह होती है, ठीक है, ताकि कई परागण क्रिया में सहायता कर सके इनमें। तो क्या होती है बाह्य चोल, क्या था, अनियमित होती है। इसके ऊपर स्पोरोपोलिन पदार्थ जमा होता है, जो हम जानते हैं टेपिटम कोशिकाएं स्पोरोपोलिन का निर्माण करती है। कौन सी कोशिकाएं? टेपिटम कोशिका, जो क्या करता है, इसे प्रतिरोधी बनाता है, एक प्रकार से नष्ट होने से बचाता है। इसके अलावा ये खुरदरी सतह होगी। यहाँ ये जो छिद्र दिख रहे हैं, इस बाह्य चोल पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों को बोलते हैं जनन छिद्र। और इन जनन छिद्रों द्वारा बताओ क्या होता है, देखो आपको बताऊं ध्यान से, देखो इधर देखो, ये छिद्र बच गए नहीं, ये छिद्र, इन जनन छिद्रों द्वारा देखो बताऊं क्या होगा। ये जब परागण क्रिया होगी पुष्प के वर्तिकार पर जाएंगे तो इस अंतचोल द्वारा ऐसे एक नलिका बनती है, जिसके अंदर से ये केंद्र के डिवाइड होकर दो कोशिका बनाएगा, एक काय कोशिका, जनन कोशिका। फिर वो जनन कोशिका दो नर युग्मक बनाती है, वो नर युग्मक फिर इसमें आ जाते हैं, जो भी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले इसके बारे में देख लेते हैं, तो वो भी पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। अभी इतना ही रहने दो इसको, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये थी एक बाह्य चोल के बारे में। अंतचोल की बात करें, देखो इसमें सेलुलोज भी पाया जाता है, बाह्य परत पर सेलुलोज भी होता है। अंतचोल की बात करें तो इसमें हेमिसेलुलोज, सेलुलोज पाया जाएगा। अंतचोल क्या होती है, थोड़ी नियमित होती है, खुरदरी कम होती है, पतली होती है, ठीक है। इसके अलावा ये अंतचोल क्या करती है, ये पराग नलिका पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। किसका निर्माण? पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। यही तो क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो पहले बाह्य चोल की क्या क्या विशेषता है, एक तो क्या होती है परागकण की बाह्य सतह, लिख लो आप इसको, परागकण की लिख लो ऐसे नाम लिख के,
ठीक है। परागकण की बाह्य परत है ना क्या होती है? खुरदरी। खुरदरी को हम क्या बोलते हैं? रुक्स या रफ? रुक्स। और रुक्स को या क्या बोल सकते हैं? अनियमित। अनियमित होती है ना। बाह्य परत पर या बाह्य चोल पर, बाह्य चोल पर यानी एग्जाइन पर प्रतिरोधी पदार्थ स्पोरो पोलेनिन का जमाव पाया जाता है। किनको छोड़कर? जनन छिद्रों को छोड़कर। क्योंकि जनन छिद्रों पर जब स्पोरोपोलिन का निर्माण हो गया तो फिर पोलिन ट्यूब कैसे निकलेगी, कैसे बनेगी? तो जनन छिद्रों पर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या है। इसके अलावा सेल्यूलोज या हेमिसेलुलोज से, हेमिसेलुलोज है ना, से मिलकर बनी होती है। वो तो कोशिका भित्ति हो गई ना एक प्रकार से। तो सेल्यूलोज हेमिसेलुलोज पाया जाता है, पेक्टिन पाया जाता है। ठीक है, तो ये विशेषता किसकी थी? बाह्य चोल की। याद रखना है 3 बातें। जनन छिद्र होते हैं, स्पोरोपोलिन का जमाव होता है और रुक्ष सतह होती है। ठीक है, सुरक्षा का काम करती है। अब इसकी लिख लो आप विशेषताएं इसकी। तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है? बाह्यचोल, परागकण की भीतरी, परागकण की भीतरी परत नियमित यानी चिकनी, चमेली है ना, नियमित यानी चिकनी होती है। ठीक है, और दूसरी बात है ना, सेल्यूलोज हेमिसेल्यूलोज ये एक प्रकार के क्या है? ठीक है, सेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है। हेमिसेल्यूलोज सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा पराग नलिका, पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब का निर्माण करती है, जो जनन छिद्र जो बाह्य झिल्ली पर होते हैं, जो जनन छिद्रों द्वारा बाहर निकलती है। ठीक है, निकलती है। तो ये विशेषता किसकी थी? इसकी। इसको ऑफ कर दिया ना। हाँ, अब देखो आगे देखो ध्यान से। अब ये जो परागकण होता है इसकी बाह्य चोल और अंतचोल के बारे में हमने विशेषता लिख ली। अब ये परागकण का जो केंद्र होता है वो कैसे 2 नर युग्मक बनाता है? क्योंकि आपको ध्यान है, ध्यान सुनना, मैं लाइन बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनना। आवर्तबीजी जो पादप होते हैं जिनके बीज के ऊपर आवरण होता है, जैसे आम है, चना है ना, ये आवर्तबीजी होते हैं। इनमें 2 विशेषता होती है आवर्तबीजी पादपों की। एक तो दोहरा निषेचन होना, दोहरा निषेचन, और एक इनके बीज के ऊपर आवरण होना। ये एंजियोस्पर्म प्लांट की 2 विशेषता है। क्या क्या? एक तो दोहरा निषेचन है ना, जिसकी खोज नवास्य ने की थी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, नवास्य दोहरा निषेचन, मैं लिखा दूंगा जब आएगा जब। ठीक है, और इसके अलावा आवरण होना। अब 2 निषेचन होंगे तो 2 नर युग्मक चाहिए, ये तो आपको ध्यान है ना। तो 2 नर युग्मक कैसे बनते हैं वो अब देखो ध्यान से। तो इसको इरेज कर रहा हूँ, वो समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो 2 नर युग्मक कैसे बनते हैं, तो इसको तो आप कंप्लीट करो। आगे आइए तो है ना, हम इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो एक बार। ये जो परागकण है
है ना। यहाँ समझा ये परागकण है ना, परागकण ध्यान से देखो इधर, दिख रहा नहीं, परागकण देखो इधर, चालू तो कर दिया ना, परागकण है ना, परागकण, ये परागकण जो है ना, अब इसका जो ये केंद्रक है, ये केंद्रक, तो इसका कोशिका द्रव्य और केंद्रक क्या है, एक प्रकार से संगठित, मतलब इसका सारा का सारा कोशिका द्रव्य क्या होता है, संगठित होकर क्या है, दो कोशिका में डिवाइड हो जाता है अंदर से। तो ध्यान से देखो, ठीक है, दो कोशिकाएं बना लेगा, एक तो ये बन गई और एक बड़ी सी कोशिका बन जाती है। देखो ध्यान से, दो कोशिकाएं बन गई है, एक तो बड़ी कोशिका बनाता है, मतलब अंदर का जो भी जीव द्रव्य होता है इसका, ये जीव द्रव्य डिवाइड होकर, मतलब इसका जीव द्रव्य डिवाइड हो जाता है कुल मिलाकर, और दो सेल बना लेता है कुल मिलाकर। दो सेल बन गई है इसमें, एक बड़ी सेल एक छोटी सेल। तो ये जो आपको सेल दिख रही है, ये सेल, ये तो है एक प्रकार से कायिक कोशिका। हर जगह एक चीज़ को पोषण देने के लिए एक नई चीज़ बनती है, सिंपल सी है, तो ये पोषण देगी। तो कायिक सेल, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और एक होती है सोमेटिक भी बोल सकते हैं इसे, सोमेटिक सेल भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, सोमेटिक सेल। एक छोटी कोशिका, तो ये तो क्या थी, बड़ी सेल, ये छोटी सेल जिसको बोलते हैं जनन सेल, क्या बोलते हैं, जनन सेल। और जनन सेल को हम बोलते हैं जर्म सेल, क्या बोलते हैं, अरे जनन को जर्म शब्द बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, जर्म सेल। दो कोशिकाएं बनी है, ध्यान से देखो इधर, इसका कोशिका द्रव्य डिवाइड होकर दो कोशिकाएं बनाया है, एक तो बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका। छोटी कोशिका को बोलते हैं जनन सेल, बड़ी कोशिका को बोलते हैं कायिक सेल। अब कायिक सेल और क्या है, तो इसकी विशेषता यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो इधर, पहला कायिक सेल, कायिक सेल की विशेषता क्या होती है, देखो ध्यान से इधर, कायिक सेल होती है सघन जीवद्रव्य होता है, बड़ी होती है और अपना सारा पोषण इसको देती है। हर जगह एक नई स्टेज बनती है पोषण देने के लिए। तो ध्यान से लिखो इसके बारे में, क्या है इसकी विशेषता, तो मैं लिख रहा हूं, परागकण का, लिख लो इसको, परागकण का, परागकण का लिख लो बच्चों, जीवद्रव्य संगठित होकर दो कोशिकाएं बनाता है। बड़ी वाली सेल ए लिख लो, बड़ी वाली सेल कायिक सेल कहलाती है, ठीक है। जो छोटी सेल को पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान, छोटी सेल को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। तो इसके पास क्या होगा, सघन जीवद्रव्य होता है, और लास्ट में अपना पोषण देते देते नष्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखो दूसरी सेल, दूसरी सेल देखो, ध्यान से देखो इसको, दूसरी को बोलते हैं जनन सेल या जर्म सेल। ये क्या होती है, आकार में छोटी व परिधि की ओर होती है, परिधि की ओर, परिधि अरे मतलब किनारे की ओर, इधर अंतचोल के पास में आ गए ना, परिधि की ओर होती है, ठीक है, परिधि की ओर होती है, परिधि की ओर होती है, ठीक है। अब आके देखो, इसको लिखो आप, और फिर मैं आगे लिखता हूँ, इसको लिखो आप, इसे लिखो, इसको, है ना, समझ गए। तो आगे देखो अब ध्यान से, हाँ अरे टापर देखो अभी तो, ठीक है। ये देखो ध्यान से, जनन सेल हो गई ना। अब जनन सेल आगे क्या होती है, देखो जनन सेल आगे लास्ट की प्रोसेस है, और एक और है, मतलब थोड़ा सा हो जाएगा। फिर जनन सेल क्या डिवाइड करेगी, तो देखो ध्यान से, जनन सेल से क्या होगा, अब लिख लिए थे ना। अब देखो जनन सेल क्या होगी, ये जो आपको जनन सेल दिख रही है, इसको देखो ध्यान से, ये जो जनन सेल है, ये ऐसे तो मतलब
परागकण वापस आ गया और यहाँ से एक बड़ी कोशिका हो गई थी और यहाँ से जो छोटी कोशिका बनी थी, अब देखो ध्यान से, ये जो छोटी कोशिका बनी है ये जिसको जनन सेल बोलते थे, क्या बोलते थे हम, या जर्म सेल। ये जनन सेल का जो केंद्रक होता है ना, ये केंद्रक, ये केंद्रक करेगा समसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के करके दो नरयुग्मक बना लेगा। क्या बना लेगा? दो नरयुग्मक। समसूत्री विभाजन कर रहा है, ठीक है ना, कि अर्धसूत्री, समसूत्री विभाजन। तो ये क्या करेगा, ये केंद्रक, तो मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में लिख रहा हूँ यहाँ से, ध्यान से देखो, ये लिख लेना, आप नोट करो इसको ध्यान से। हाँ बोलो। जनन सेल का केंद्रक, मोस्ट है ये, जनन सेल का न्यूक्लियस यानी केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक बनाता है। दो नर युग्मक बनाता है। कितने नर युग्मक? दो नर युग्मक बनाता है। तो इसकी अगली स्टेज में आप देख सकते हो, ये ऐसे सेल बन गई और यहाँ से आप देखो ये एक बड़ी सेल हो गई जो अपना पोषण दे रही है इसको, फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाती है ये कायिक सेल। और ये सेल है ना, ऐसे धीरे धीरे करते करते ये क्या होगी, ऐसे, और दो नर युग्मक, मतलब ऐसे समझ जाओ, अरे ध्यान से देखो, ऐसे दो नर युग्मक, ये दो नर युग्मक हो गए। क्योंकि आवर्तबीजी पादपों का सबसे अहम लक्षण होता है दोहरा निषेचन। तो दो निषेचन चाहिए, क्योंकि एक तो भ्रूण केंद्रीय कोशिका को निषेचित करेगा, एक अंड कोशिका को, तो भ्रूण पोष बनता है और भ्रूण बनता है, तो दो नर युग्मक चाहिए। तो दो नर युग्मक बन गए इसी जनन कोशिका से। अब क्वेश्चन आपसे क्या है कि अब एक परागकण से कितने नर युग्मक बने बताओ? एक परागकण से दो नर युग्मक बने। तो क्वेश्चन में आपसे भी दिख रहा हूँ, उसका आंसर देना। तो एक नोट लिख लो आप, नोट लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ क्या नोट, है ना? इस नोट को याद रखना है। एक लिख लो इस नोट को, एक परागकण से, एक परागकण को लघु बीजाणु बोल सकते हैं ना, एक परागकण से दो नर युग्मक बनते हैं जो अंडाशय की, अंडाशय की मतलब बीजांड की, है ना, बीजांड की। तो मैं बीजांड लिखूँ तो अच्छा रहेगा यहाँ पर। बनते हैं जो बीजांड की, भ्रूण बीजांड की केंद्रीय सेल यानी 2n व अंड कोशिका को निषेचित करता है। नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे ना दोहरा निषेचन कैसे होता है, जब बता दूंगा कि केंद्रीय कोशिका को निषेचित करता है तो भ्रूण पोष बनाता है, और उससे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, भ्रूणपोषी अभ्रूणपोषी, और अंड कोशिका को निषेचित करके भ्रूण बनाता है, वो अलग से हम बताएंगे उसमें आपको, ठीक है। तो क्या होता है, एक परागकण से दो नर युग्मक बनते हैं जो एक बीजांड की केंद्रीय कोशिका, जिसको ध्रुवीय केंद्रक भी कह सकते हैं, उसको निषेचित करता है, और अंड कोशिका को, पहले अंड कोशिका को निषेचित करता है, फिर उसे ध्रुवीय केंद्र करता है। तो आपके दिमाग में क्या आया कि एक परागकण से कितने नर युग्मक बने? तो अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसका आंसर देना। तो इस सारे को मिटा रहा हूँ मैं, ये पूरा हो गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लिखो आप। हाँ इसको लिख लो, इतनी देर में क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। दो लघु बीजाणु मात्र कोशिका
दो लघु बीजाणु मात्र कोशिका कितने नर युग्मक बनाएगी? ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 16, चौथा ऑप्शन 32, है ना। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, वो तो नोट करो आप, और क्वेश्चन को ध्यान से देखो। दो लघु बीजाणु मात्र कोशिका कितने नर युग्मक को बनाएगी? ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। सारे सबसे पूछूंगा मैं कौन क्या क्या बता रहा है। ठीक है, हाँ ये 4 बता रही है, और राहुल ये 4 तो बता। एक पराग कण से 2 लिख रखा है बोर्ड पर, साफ साफ लिख रखा है। एक ये पराग कण से 2 नर युग्मक बने हैं, और नोट पे लिखा है। अब मैंने पूछा है 2 लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने नर युग्मक बनेंगे? आपको बस है ना 4 बनेंगे। और बताओ, सब 4 बता रहे हैं, आप बताओ। हाँ बताओ, अपना दिमाग लगाओ। 4 ऑप्शन है, चारों में से आंसर है, बस सीधी बात है। बताओ। हाँ तो फिर कितने बनेंगे? बताओ कितने बनेंगे? तो बता रहे राहुल 4 बनेंगे। तो विनय कितने बनेंगे? अरे यार तो मैं तो बहुत कमजोर है। जब मैंने एक नोट लिख रखा है, ध्यान से देखो इसे, क्या लिख रखा है मैंने, पूरी प्रोसेस बताइए। प्राकणिक क्वेश्चन यही आते हैं, कोशिका विभाजन को जोड़ेगा इससे। आपको सुन लेना, कोशिका विभाजन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे आते हैं उठपटांग से। जब सीधे सीधे लिख रखा है एक परागकण, अब आप ये बताओ रे, एक मात्र कोशिका है, ये एक एमएमसी यानी मदर सेल है, ये जब डिवाइड होती है ना तो 4 परागकण बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 परागकण। और एक परागकण के अंदर 2 है, 2 है ना, तो 2 कितने हो गए? ये 8 हो गए ना टोटल मिलाकर। अरे मतलब सबको जोड़ेंगे तो 8 हो गए ना मतलब, ठीक है। तो ये 8 हो गए मतलब टोटल मिलाकर। एक एमएमसी से 8 नर युग्मक बनते हैं, सिंपल सा तरीका है। अरे एक परागकण के अंदर कितने बनते हैं? 2। एक परागकण के अंदर लिख रखा है ना 2 बनते हैं, तो एक मात्र पुरुष 4 बनते हैं, तो 8 हो गए ना, तो 8 नर युग्मक हो गए। अब मैंने पूछा यहाँ 2 लघु बीजाणु, तो 2 से गुणा कर दो ना यहाँ पर, 16 नर युग्मक। कितना सिंपल सा तरीका है। ना तुम्हारी मैथ बहुत कमजोर है, मतलब कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो ये आंसर नहीं आया। 4 लगा तो टिक वहाँ पर, ऐसे टिक लगा के ऐसे याद आना, फिर घर पे आ गए, अरे गलत हो गया। पूरी साल की मेहनत उस एक ओमार में क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी कुछ काले बिंदु करने से। बस पूरी साल की मेहनत, वो एक आपको बस एक ओमार तो बननी है, और वो सोच के बननी है, उसमें गई पूरी साल की मेहनत। तो एक एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझो, ऐसे चलाओ जाए, तुक्के लगाते हो, ऐसे होना देश का कल्याण होगा ऐसे अच्छे से। लिखो इसको, लिखो। हाँ लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल। कल पढ़ाया था ना पूरा वीडियो, कल वाला देखा नहीं क्या? इसको लिखो। नहीं बेटी, कल आया था, देख ध्यान से। एक मात्र कोशिका लघु बीजाणु जनन करती है तो 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो कितने परागकण बनते हैं? 4 बनते हैं ना, तो ये 4 बन गए। अब यहाँ मैंने बताया कि एक परागकण के अंदर 2 नर युग्मक बने जो जनन सेल बनाई है, तो 1 में 2 गए तो 4 में 8 हो गए। सिंपल। ऐसे मैंने कितने पूछे हैं तो 2 से गुणा कर दिया तो हो गए। अब इतने कितने भी पूछो, एक लघु बीजाणु एक मात्र कोशिका से 8 बनते हैं, अब कितने भी पूछो मल्टीप्लाई कर दो। या ऐसे पूछे कि 100 परागकण है, अब आपसे क्वेश्चन 100 परागकण है, कितने नर युग्मक बनेंगे? अरे एक परागकण में 2 होते हैं तो 100 से 200, एक में कितने होते हैं? 2, तो 100 से 200। कितना सिंपल क्वेश्चन, बताओ। बोलिए ना, लिखो इसको, नोट करो। और एक थोड़ा सा और बता दूँ आपको, है ना, है ना, थोड़ा सा इसको नोट कर लो और एक थोड़ा सा और देख लो, फिर ये कंप्लीट ही है। ठीक है, ये लिख लिया था ना इधर वाला। अब देखो ध्यान से, ये जब
इधर देख लो एक बार, बता दूँ आपको थोड़ा सा, जब हम कल बताएंगे इसको अलग से। ये जो स्त्री केसर है ना, स्त्री केसर, ये पराग कण इसके ऊपर आ गया। अब ये पराग कण से ये है ना, ये जो जनन छिद्र थे, जनन छिद्र जो बाह्य चोल पे थे, ऐसे क्या होते हैं, पोलन ट्यूब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पोलन ट्यूब, है ना। और इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब, क्या बोलते हैं? पराग नलिका, पराग नलिका। और ये पोलन ट्यूब कब बनती है? जब यहाँ पर आता है ना, जब ही बनती है, इसके ऊपर आता है। ऐसे नहीं कि हवा में उड़ के आ रहा है परागण, और ये पहले बन गई पोलन ट्यूब, है ना। क्योंकि इस परागकण और स्त्री केसर की जो वर्तिकाग्र है, ये भाग वर्तिकाग्र बोलते हैं। इन दोनों के मध्य क्या होता है? आपस में क्या होती है? अंतक्रिया होती है, और उसे हम बोलते हैं पराग स्त्री केसर सहकर्षण विधि, जो NCERT में साफ साफ लिख रखा है। ठीक है, कुछ रसायन रिलीज होती है, अपनी जाति को पहचानते हैं, और ये पराग नलियाँ बनते हैं। 2 नरिगुमक आ जाते हैं। फिर ये 2 नरिगुमक ऐसे मान लीजिए बन गए ना, ऐसे बनने के बाद में अंदर जाते हैं। यहाँ पर होती है 3 कोशिका, तो यहाँ होती है, 2 कोशिका यहाँ होती है। और मतलब इसको बड़ा बनाऊँ तो ऐसे, ये पढ़ेंगे हम अलग से पढ़ेंगे हम। एक बार बता दूँ आपको थोड़ा सा, तो मतलब अरे क्या है ये, ठीक है, ये ऐसे बन गया ना। तो इसमें क्या होता है, ये बीजांड है ना, इसमें ऐसे बनती है। 7 कोशिका है, 8 केंद्रक, तो ये अंड कोशिका और ये केंद्रीय कोशिका। तो ये जो पराग नलिका ऐसे आई थी ना, वो पराग नलिका ऐसे बन के और ऐसे आ जाती है। और यहाँ इनके साथ साथ ये 2 नरिगुमक आ जाते हैं, तो इस बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। तो ये एक बीजांड संरचना क्या है, बीजांड क्या होता है, ये मादा जनन जब पढ़ेंगे ना, मादा जनन के बारे में जब बताऊंगे इसके बारे में पूरी डिटेल। ठीक है, जो इससे भी प्रवेश कर सकती है, इससे प्रवेश कर सकती है, इससे भी। अब ये इससे क्या होता है, यानी चलाजा भाग से भी, अध्यावरण से भी, और बीजांड द्वार से भी, और अधिकतर बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। तो पोलन ट्यूब का निर्माण, तो क्या हो गया, पोलन ट्यूब यानी पराग नलिका का निर्माण। शांत, पराग नलिका का निर्माण किससे होता है? अंतचोल से। ठीक है, तो ये था एक परागकण की संरचना, और ये नर वाला भाग कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे मादा वाला। ठीक है, तो नए वीडियो में देखेंगे। ऑफ कर दो उसको, है ना।